दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। बीटिंग रिट्रीट के साथ 73वें गणतंत्र दिवस के समापन समारोह को आयोजित किया गया और यहां आपको बता दें कि बहुत ही भव्य आयोजन किया गया और इसके साथ ही 1000 ड्रोन कैमराज ने यहां पर प्रदर्शन किया और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस बार बीटिंग रिट्रीट में कई चीज़ें नई की गई और नई धुनें भी जोड़ी गई हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि इनमें केरल हिंद की सेना जैसे गानों को शामिल किया गया है। ए मेरे वतन के लोगों को गाना शामिल किया गया है और इस कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ हुआ। गणतंत्र दिवस का समापन किया गया। वहीं आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस समारोह को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट में इस साल ड्रोन शो खास आकर्षण का केंद्र बना। ड्रोन शो 10 मिनट तक किया गया। इस ड्रोन शो के दौरान बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलाया गया। भारत को चीन, रूस और यूके के बाद चौथा देश बना है जो इतने बड़े पैमाने पर 1000 ड्रोन को एक साथ यहां पर शामिल किया गया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस बार बीटिंग रिट्रीट समारोह में कई नई धुनें भी जोड़ी गई हैं और इनमें केरल हिंद की सेना ए मेरे वतन के लोगों की धुन को शामिल किया है और इस कार्यक्रम का समापन सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ किया गया। को दिखा रहे हैं जहां प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए इस कई चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं। लोगों का दिल जीत लिया गया है। आसमान में रंग बिरंगे अंदाज में कई चीजें देखने को मिली हैं। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग। साइबर सिटी गुरुग्राम में बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ सीएम ने एक बैठक की और इस बैठक में यूपी और पंजाब चुनाव को लेकर चिंतन मंथन किया गया। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी रही। ओपी धनखड़ ने कहा कि यूपी पंजाब में बीजेपी की जीत होगी। मंथन के बाद इंडिया न्यूज हरियाणा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। चुनावी राज्यों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी। धनखड़ जी, पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, एक अहम भूमिका हरियाणा की होती है क्योंकि हरियाणा सटा हुआ है और दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में हरियाणा भाजपा की किस तरीके से जिम्मेदारी है? क्या कुछ समीकरण आप देख रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश की अगर पहले बात करें तो देखिए, हरियाणा के कार्यकर्ता इन तीनों राज्यों में लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है 27 सीटें संभाली हुई हैं। सहारनपुर जिला, मुजफ्फरनगर जिला, बिजनौर जिला, बागपत जिला और शामली के ज़िले को संभाला हुआ है और बहुत सीनियर लोग, 2 लोग तो पहले ही पार्टी ने केंद्र से लगाए हुए हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी और सांसद संजय भाटिया जी। और हमने प्रदेश की तरफ से पवन सैनी जी को कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है। उसके अलावा वीरेंद्र चौहान जी, विधु रावल जी, सीताराम यादव विधायक, नवीन गोयल जी, कर्णदेव कंबोज एक्स मिनिस्टर, भारत भूषण भारती एक्स चेयरमैन, राजीव जैन जी, मदन चौहान मेयर, ऐसे काफ़ी सीनियर लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और ये जो कि 27 सीटों पर वहाँ विजय दिलाने के लिए कटिबद्ध होकर लगे हुए हैं। बाकी भी जितने कार्यकर्ताओं की ओर ड्यूटी लगाएंगे, भेजेंगे। हम अगर बात करते हैं, चाहे हम यमुनानगर की बात करें, पानीपत, सोनीपत की बात करें, पलवल की बात करें, ये वो क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं और लगभग इन क्षेत्रों की बोली भी एक उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होती है। आना जाना मोस्टली रहता है, रिश्ते भी रहते हैं। क्या कुछ समीकरण खासकर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं और हरियाणा का कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर? देखिए, ये जो बागपत, सोनीपत और ये शामली, पानीपत और ये सब एकदम से सहारनपुर, यमुनानगर, ये सारा मुजफ्फरनगर, करनाल, ये सब एडजॉइनिंग इलाका है। बाकी नीचे भी आ जाओगे तो यहाँ भी हमारे
रामबिलास जी भी कल गए हुए थे, दीपक मंगला जी भी वहाँ लोकल में उत्तराखंड भी देख रहे हैं, इधर भी जाकर आए हैं। जवाहर सहरोत हमारे जो है जिला अध्यक्ष पलवल के पूर्व जिला अध्यक्ष वो गए हुए थे। तो ये नीचे जितना भी इलाका है, चाहे वो अलीगढ़ का है, चाहे मथुरा वृंदावन का है, यमुना की पूरी बेल्ट, जैसे आपने कहा कि आपसी रिश्तेदारियां भी हैं और आपसी प्रभाव भी है, और निश्चित रूप से जो है जो टीमें यहाँ से जाती हैं उनका दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है, संबंधों का प्रभाव। खुद बाल्याण जी की शादी जो है वो हरियाणा में हुई है। संजीव बाल्याण जी जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से मंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह जी की शादी जो है सोनीपत में जो है गायत्री देवी जी हमारे सोनीपत जिले की थी, जो है गढ़ी की जो है। तो ये तो आपसी संबंध जो है, रोटी बेटी का संबंध इस इलाके से है, तो रिश्तेदारियां सब आपस में उस नाते से हैं, तो सबका आपस में उस प्रकार का प्रभाव है। पंजाब की अगर बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है, हम पूरा सिरसा, फतेहाबाद, ये तमाम, हम बेल्टों की बात करें, हम पंचकुला तक की बात करें, ये तमाम जगह ऐसी हैं जो पंजाब से जुड़ी हुई हैं। और पंजाब और हरियाणा, ये कहा भी जाता है छोटा भाई बड़े भाई का रिश्ता। तो पंजाब में हरियाणा भाजपा की भूमिका किस तरीके से है और किस तरीके के समीकरण आप पंजाब के अंदर इस बार देख रहे हैं? देखिए, अभी प्रशासनिक 8 जिले जो है, उसमें से 30 विधानसभा हमारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी हमने लगाई हुई है। लगभग 75 कार्यकर्ता भेजे हुए हैं, बड़े सीनियर लोग भेजे हुए हैं। असीम गोयल हमारे विधायक हैं, अम्बाला के संजय शर्मा हमारे मीडिया इंचार्ज हैं, नोकसम चौधरी, रामचंद्र कंबोज पूर्व विधायक हैं, हरपल चीका चेयरमैन हैं, सरोज सियाग, रविंद्र बरवाड़ा ये हमारे पूर्व ये विधायक भी हैं जो है, रामचंद्र कंबोज जी, और रविंद्र बरवाड़ा भी पूर्व विधायक हैं, और सरोज सियाग हमारी सेक्रेटरी, रविंद्र बरवाड़ा अभी सेक्रेटरी हैं, प्रवक्ता प्रवीण अत्रे, नवीन ढोल, दोमन सिंह किरमत जो वर्तमान में चेयरमैन है, रोजी मलिक जी। ऐसी एक बड़ी टीमां वहाँ पर लगाई हुई हैं, 30 विधानसभा संभाली हुई हैं। बाकी भी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी संख्या, 75 कार्यकर्ता भी जुटा रखे हैं। बाकी भी जो है, मुझे लगता है कि ये जो बेल्ट है जिसको आप कहते हो, सिरसा से लेके और आप यहाँ बिल्कुल अम्बाड़ा तक जो आ जाते हो, ये हमारी पंजाब की बेल्ट है। आपस में मिले जुले लोग हैं, संबंध भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, और उस नाते से एक दूसरे की कल्चर भी एक है। तो ये उस स्थान पर उस बेल्ट के लोग ज़्यादा लगाए हुए हैं, और निश्चित रूप से एक पंजाब में पहली बार मैं कहूँगा कि बीजेपी के पंख खुले हैं। तो गुड गवर्नेंस का एक ऐसा मुद्दा है, चाहे वो केंद्र सरकार की नीतियों की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, उत्तराखंड की या फिर हरियाणा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर कहना है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के कहना कहीं बीजेपी मजबूती के साथ इन चुनाव मैदान में, और दावा भी है कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी, चाहे उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड की बात की जाए। तो हालांकि हरियाणा से, क्योंकि उत्तर प्रदेश और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ, तो ऐसे में इनका कहना है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, और इसी को लेकर के वो एक बड़ा जीत का दावा भी कर रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं साबर सिटी गुरुग्राम में आपको बता दें कि लगातार कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल यहां पर पहुंचे और सीएम के सामने लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। साथ ही साथ सीएम ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और कई सारी समस्याओं का समाधान भी किया। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल से रानीला गांव के ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल के सामने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने वहीं उनकी समस्याओं का समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता ना करियो, मैं बैठा हूं थारे खातर। तो बता दें कि इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि राम करे इस बार फिर से यही सीएम आए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा का सीएम दोबारा बने, हमने सबसे बड़ी आदमी लगता है, और जब तक हमारा काम सही नहीं हो इतना आगे से जाता भी नहीं, हमारी बात भी सुनता है। इतने अच्छे मुख्यमंत्री है, पूरे हमारे आनंद। अब हमारे जो भी काम आए थे अपनी एप्लीकेशन अपनी खुद की जेब में डाल ली, और हम कह रहे हो जाएगा काम, जाओगे इतना आपके पास संदेश आएगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री का, ऐसे मनोहर लाल जी बहुत बहुत आगे जीवन, भगवान इनको उम्र लगाएगा। बढ़िया सीएम है जी, बड़े हंसमुख है, बड़े प्यार से मिले, बड़ी इज्जत मान सम्मान दिया, और जिस काम के लिए आए थे उसको भी कर दिया। हम तो ये भगवान अगले उसमें भी यही सीएम बना। हम तो हमारे गांव में मंडी बन गया, जमीन भी पंचायत की है और गांव खुश है, और हमारा सरसम भी बेची है, पीछे बाजरा भी दिया है सरकार ने, उसी मंडी में बैठा है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। चुनावों के चलते जहां यूपी में नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा को उनका संकल्प पत्र याद दिलाते हुए कहा है कि भाजपा का हर वादा जुमला निकला है।
अखिलेश यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि अखिलेश यादव को अब धरती घूमती हुई नजर आ रही है और जब ऐसा होता है तो सामने कुछ नजर नहीं आता है। उन्हें नजर आता है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में कितने काम किए हैं। अनिल विज ने कहा कि जिस बदमाशी को इन्होंने बढ़ावा दिया था आज उसे योगी आदित्यनाथ ने खत्म कर दिया है। गुंडों की गुंडाई खत्म कर दी गई है। अनिल विज ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लिया। दरअसल केजरीवाल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को ईमानदार पार्टी करार दिया था और इसे लेकर अब अनिल विज ने कहा है कि देश में ये प्रचलन हो गया है कि व्यक्ति खुद को ठीक दूसरों को गलत मानता है, लेकिन सर्टिफिकेट जनता देती है। सेल्फ सर्टिफिकेट की राजनीति में कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान में ये एक चलन हो गया कि हर आदमी अपने आप को ठीक और दूसरों को गलत मानता है। सर्टिफिकेट तो जनता देती है, सेल्फ सर्टिफिकेट की राजनीति में कोई जगह नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव जी को धरती घूमती हुई नजर आ रही है और जब धरती घूम रही होती है तो सामने कुछ नजर नहीं आता। उनको नजर नहीं आता कि बीजेपी ने इस कार्यकाल में क्या क्या काम किए। बीजेपी ने कितने गुंडे बदमाशों को, जो बदमाशी को इन्होंने अपने समय में बढ़ावा दिया था। ये अपने आप को कहते तो समाजवादी पार्टी है, परंतु है जो गुंडावादी पार्टी। पड़ोसी राज्यों में चुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है। कहीं भी कभी भी कोई भी जा सकता है। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने यूपी और पंजाब चुनाव में जीत का दावा किया है और कहा है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि फरवरी महीने के पहले पखवाड़े में पंजाब चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस पर उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि जिस घर में सुख शांति नहीं वहां लोग कैसे विश्वास करें। मुख्यमंत्री योगी जी ने सबकी गुंडाई खत्म कर दी, सड़कों के जाल बिछा दिए। उत्तर प्रदेश में आज हर आदमी चैन की सांस लेता है। हर आदमी निर्भय निर्भीक होकर उत्तर प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। कांग्रेस और सपा के लोगों ने कभी दावे से पीछे नहीं रहे, उनके दावे ही दावे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, और पूरे बहुमत के साथ। और जो उससे पहले 325 है उसके हिसाब से 325 सीट आ जाएंगी और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। पंजाब चुनाव काफ़ी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब में काफ़ी चीज़ें खुल के हो जाएंगी। सभी लोगों के जब नॉमिनेशन भरे जाएंगे, सभी चीज़ों को हो जाएगा, जिन्होंने उठाने हैं वो उठ जाएंगे। उसके बाद जो है वो एक्चुअली में आपको सामने देखने को मिलेगा कि हर जो पार्टी है वो अपने अपने दाव पेच खेलेगी। कोरोना के चलते पिछले कई दिनों से स्कूल्स बंद हैं। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने स्कूल को खोलने को लेकर कहा है कि 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी की भी मर्जी से नहीं, बल्कि सरकार ने हालातों को देखकर ये निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने प्रदेश में अध्यापकों के खाली पद पर कहा कि जल्द ही भर्ती के बारे में निर्णय लिया जाएगा। फरवरी से हम 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं और वो ऐच्छिक है। जो बच्चे आना चाहते हैं, अभिभावक भेजना चाहते हैं, उनको बच्चों को भेज सकते हैं। और उसमें जो कोविड के जो नियम हैं उन सारे नियमों का पालन किया जाएगा। हमारा मानना ये है कि 10वीं 11वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों को, लगभग 80% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन आज तक लग चुकी है। और जिस दिन हमारे स्कूल खुलेंगे 1 फरवरी तक, मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन तब तक लग चुकी होगी। ऐसा मेरा मानना है। और जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी उनके लिए हमने कहा कि अभी स्कूल नहीं आए, और मैं समझता हूँ वैसे लगभग वैक्सीन तब तक लग जाएगी।
और जैसे जैसे स्थिति ठीक रहेगी तो हम स्कूल खोलते जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई कहने लगा कि सरकार नहीं खोलेगी तो हम खोल देंगे, तो ऐसे किसी की मर्जी नहीं चल सकती है कि स्कूल चाहेंगे तो वो तो फिर तो ऑप्शन हो जाएगा ना जी। स्कूल में आना तो मन मर्जी है सका, लेकिन कानून को मानना और नहीं मानना तो ऑप्शन नहीं दिया जा सकता ना कि भाई आपका जी करा तो कानून मान लियो, और जी नहीं करता तो कानून नहीं मान लियो। जिन लोगों को ये गलतफहमी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा कि उनको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है, जब सरकार कहेगी तभी स्कूल खुलेंगे। सर अगर स्कूल भी करेंगे इसमें क्या है, अगर कोई भी ऐसे सरकार के आदेश का उल्लंघन करके खुलेगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे, 100% कार्रवाई करेंगे। हाँ देखिए, अभी हमने टीचर जो रखने की कुछ हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि जल्दी हम टीचर सीधा डायरेक्ट रखने का भी कॉन्ट्रैक्ट पे, और दूसरा और भर्ती भी हमारी है, भर्ती भी करेंगे। तो हमारा प्रयास है। अभी एक तो ये रहा कि कोविड की वजह से भी काफ़ी परेशानी रही। मान लीजिए आज हम टीचरों की भर्ती कर दें और स्कूल तो सारे बंद हों, तो ऐसे में मतलब आपको भी लगेगा कि सरकार के निर्णय के बारे में आप भी कल प्रश्न उठाओगे। तो हम उसकी तैयारी में हैं बिल्कुल। जो हमारे टीचर रिटायर हैं उनको भी रखने लग रहे हैं, और जो गेस्ट टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया उसमें, और जो हमारे स्कूल एडिड स्कूल थे उनमें से जो टीचर रिटायर हैं उनको भी हमने मौका दिया। तो ऐसे कई जगह से हम उनको मौका दे रहे हैं, उनको अवसर देंगे ताकि टीचरों की कमी हमारी पूरी की जा सके। लेकिन आने वाले टाइम में जल्दी हम निर्णय लेने वाले हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर में घटते संक्रमण के बाद से अब सरकार ने स्कूल्स को खोलने की अनुमति दे दी है। 1 फरवरी से प्रदेश में सभी सरकारी और निजी स्कूल्स खोले जाएंगे। सरकार के निर्देशों के मुताबिक क्लास 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो 50% की क्षमता के साथ ही स्कूल आ पाएंगे, और जिन छात्रों को वैक्सीन लग चुकी है सिर्फ उन्हें ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। वहीं करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से अब रुझान कोरोना वायरस के सामने आए हैं उसके चलते अब तीसरी लहर का जो असर है वो कम होता जा रहा है। ऐसे में सरकार ने अब गाइडलाइंस के जरिए स्कूलों को खोलने की तैयारी कर ली है। हम इस समय मौजूद हैं करनाल के सरकारी विद्यालय में, और यहाँ देखेंगे कि किस तरह की तैयारियां जो है शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है, क्योंकि 1 फरवरी से स्कूल को खोला जाना है। हालांकि इसके लिए 50% की संख्या जो है निर्धारित की गई। आप देख सकते हैं स्कूल के बाहर जो है एक सूचना पट लगाया गया है कि जो छात्र स्कूल में आते हैं उनको किस तरह के निर्देशों का पालन करना होगा, ताकि वो और उनके जो साथी सहपाठी हैं वो कोरोना संक्रमण से बच सकें। इसको लेकर स्कूल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि जिस तरह से क्लासेस लगनी शुरू होंगी। यहाँ पर कुछ अध्यापक भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इस तरह के जो सूचनाएं हैं वो लगाई गई हैं स्कूल में, ताकि जो छात्र हैं वो मास्क का पालन करें और जो सोशल डिस्टेंस की बात है वो मेंटेन रखें। ऐसे में सरकार की तरफ से हिदायत दी गई है कि 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोला जाएगा। हम इसमें स्कूल में मौजूद है। देखिए यहाँ पर जो सैनिटाइजर का काम है वो रूम को सैनिटाइज करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो क्लासेस हैं, ये वो रूम्स हैं जहाँ पर 1 फरवरी से बच्चों की क्लासें लगनी शुरू होंगी। अब यहाँ पर सैनिटाइज करना शुरू कर दिए। देखिए 12th B का ये रूम है जिसको अब सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब स्कूल जो बंद हुए थे अब उनको खोलने की जो प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। तो तमाम हिदायतें जो है उनका पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रूम्स हैं जहां पर बच्चे आएंगे उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। तो वहीं 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। बजट पेश करने को लेकर शिक्षा मंत्री कवरपाल गुर्जर ने कहा है कि केंद्र और हरियाणा का बजट गरीबों किसानों के हित में ही रहेगा। इसमें इंडस्ट्री, सड़क, रेल मार्ग, हवाई यात्रा आदि को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएंगे। तो गरीब व्यक्ति है, किसान है, चाहे छोटा किसान है, चाहे मजदूर है, उसके हित का ही बजट आता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से चाहे इंडस्ट्री है और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए सरकार ने काफ़ी बजट रखा और वो सा भी दिखाई भी देता है। चाहे सड़कें, चाहे रेल है, जो भी है, चाहे हवाई मार्ग है, उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा सुधार है। चाहे बिजली है, बिजली के मामले में जो सुधार आप हरियाणा में देख रहे हैं, बाकी
कि तो मैं क्या कहूँ, आप यहाँ पे देख लो कितना सुधार है। सर हरियाणा का बजट भी आने में किस प्रकार का रहेगा बजट? नहीं, यही जिस प्रकार से केंद्र का बजट रहेगा, निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि हर पक्ष को उसका लाभ होगा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा हलके पहुंचे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और जरूरतमंदों को चेक भी वितरित किए। जो मैंने अनाउंसमेंट कर रखे थे उनके चेक्स को आज वितरित किया है और साथ ही काफ़ी गांव के मेरे दौरे हैं, तो आज लगातार सारा दिन मैं हलके में दौरों पर हूँ और यही रहता है कि लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, क्योंकि ज़्यादा हम लोग एकत्रित नहीं हो सकते कोविड के कारण, लेकिन फिर भी लोगों के घर घर और गांव-गांव जाकर मैं ये देख रहा हूँ कि जो गाँव की समस्याएं हैं अलग अलग जो मेरे पास भी आते हैं वो भी, और जो मैं खुद जाकर देखता हूँ, तो उस तरीके से इनकी समस्या जल्दी से जल्दी दूर की जाए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनको फ़ोन पर या उनको चिट्ठी द्वारा, उनके लेटर द्वारा उनको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको जल्दी से जल्दी दूर करें, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है उसको जो हमारे नॉर्म्स हैं कोविड के, उसको देखते हुए उसको उसी तरीके से काम करें। बल्लभगढ़ में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 25 और 24 में करीब 3 करोड़ 23 लाख के कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं सेक्टर 25 में 4 पार्क बनेंगे तो सेक्टर 24 में 3 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी नहीं है। वार्ड 1 में औद्योगिक सेक्टर्स में जमकर विकास काम किए जाएंगे। वहीं शिलान्यास के मौके पर पार्षद, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीएन के साथ अधिकारी मौजूद रहे। वार्ड वासियों ने परिवहन मंत्री का पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। तो हरियाणा विशेष में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।